हेलो एवरीवन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के मैक्सिमम ऑनलाइन एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट करवाता है और टीसीएस अपने क्वेश्चन को रिपीट भी बहुत अधिक करता है। मैं आपको इस सीरीज में एसएससी के एग्जाम में टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस सबको सॉल्व करवाऊंगा और इसमें पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि टोटल जो है वो लगभग 235 के आसपास क्वेश्चन अभी तक टीसीएस ने पूछा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एसएससी के एग्जाम में। उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सारा एग्जाम इंक्लूड है। अब इस 235 में से जो आपका 70% क्वेश्चन है वो बाकी के 30% क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है। मतलब 30% क्वेश्चन तो सही है, उसके बाद जो 70% क्वेश्चन है बस डाटा बदल के पूछ लिया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 30% क्वेश्चन है इसे ही सॉल्व करेंगे और उसे मैंने 6 भागों में डिवाइड किया है। इस 6 टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड करके पढ़ेंगे और जब भी मैं किसी भी टाइप को पढ़ाऊंगा तो उससे पहले उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उस सबको मैं वहीं पे क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और अंत में जब हम 6 टाइप पढ़ लेंगे उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यानी टीसीएस के आने से पहले के एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें जो क्वेश्चन बच जाता है उसे लास्ट के 1-2 वीडियो में कवर कर दूंगा। इस प्रकार आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आप यहां से एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो आइए सीखते हैं रेशियो के बेसिक को। अब आइए जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो को लिखने का तरीका होता है ए अनुपात बी, 2 बिंदु दे दिया जाता है, या a/b इज कॉल्ड रेशियो ऑफ a एंड b इफ a एंड b आर ऑफ सेम टाइम। यहाँ पे a एंड b आर ऑफ सेम टाइम लिखने का क्या मतलब है? सेम टाइम इसका अर्थ होता है कि रेशियो जब भी हम निकालेंगे किसी भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों का तो वो सब एक ही प्रकार के होना चाहिए। यानी यदि हम आम का अनुपात निकालना चाहें तो आम के साथ ही निकालेंगे। आम का अनुपात हम कभी भी केला से नहीं निकाल सकते, यानी दोनों सेम टाइप का होना चाहिए। यदि हम किसी के उम्र का अनुपात निकाल रहे होंगे तो उम्र का अनुपात उम्र से ही निकलेगा, ना कि उम्र का अनुपात रुपया से निकाल सकते हैं। वैसे ही यदि हम कुत्ता का अनुपात निकालना चाहे तो कुत्ता से ही निकलेगा, ना कि कुत्ता का अनुपात घोड़ा से निकालेंगे। यानी यहाँ पे जो लिखा गया है कि ए एंड बी सेम टाइप का होना चाहिए, उसका सीधा सा लॉजिक है कि दोनों एक ही प्रकार के होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के नहीं। लेकिन आपने बहुत जगह देखा होगा कि नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल इस दोनों का अनुपात लिखा गया होता है। तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉय में हम लड़का या लड़की को नहीं ले रहे होते, यहाँ पे लड़का का संख्या और लड़की की संख्या को दिखाया जाता है, इसलिए वहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे संख्या दोनों में सेम हो गया। तो इसी प्रकार अगर हमें किसी भी चीज़ का अनुपात निकालना हो तो दोनों सेम टाइप का होना चाहिए। वहाँ पे अब देखिए, जब ए अनुपात बी लिखा जाता है तो उसमें जो ए होता है उसे एंटीसीडेंट बोला जाता है। एंटीसीडेंट को हिंदी में पूर्ववर्ती कहा जाता है। यानी ए अनुपात बी में जो ए है उसे एंटीसीडेंट कहेंगे, उसे पूर्ववर्ती कहेंगे, और जो बी है आपका उसे कंसिक्वेंट बोलेंगे और हिंदी में इसे अनुवर्ती बोलेंगे। तो ये आपको याद हो गया होगा, ए जो है वो एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती है, और जो बी है वो कंसिक्वेंट है और हिंदी में इसे अनुवर्ती बोलते हैं। रेशियो जो है आपका बेसिकली होता क्या है, ये कंपैरिजन है। जैसे यदि मैं कहूं कि राम के पास का उम्र जो है वो 20 साल है, ये है आपका राम का उम्र, और मोहन का उम्र 8 साल है, और इसका यदि हमें रेशियो फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा? 20:8। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 4×5 = 20, 4×2 = 8, यानी कि 5:2 हो गया। तो राम और मोहन का अनुपात कितना आ गया? 5:2। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि राम 5 का है और मोहन 2 का है। ये बस हमें इतना बता रहा है कि जब मोहन 2 का होगा तो राम 5 का होगा। यानी जब मोहन 4 साल का रहा होगा तो राम 10 साल का रहा होगा। जब मोहन 6 साल का रहा होगा तो राम 15 साल का रहा होगा। इसी प्रकार जब मोहन 8 साल का हुआ होगा तो राम 20 साल का हो गया होगा। ये कैसे कि जब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, राम के उम्र में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मोहन का उम्र भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही जब राम की उम्र में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मोहन का उम्र भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। जब राम की उम्र में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मोहन का उम्र भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। यहां से आपको क्या समझ में आया कि जो अनुपात होता है वो चीज का एग्जैक्ट मान नहीं होता। जब उसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है। जैसे राम और मोहन का अनुपात यहाँ पे कितना था? 5:2। ये था राम और मोहन का अनुपात। ये बस एक अनुपात था। यदि हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता कि राम का एज क्या है तो यहां से हम नहीं बता सकते थे।
इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो जो 20 आया और ये जो 8 आया, ये उसका एक्चुअल उम्र था। यानी कि जब हमें रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाना होगा तो हमें किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा। अब यदि हमें 50 रुपया को डिवाइड करना है ए और बी में, और ए अनुपात 3:2 में है, इसका क्या अर्थ हुआ कि बी जब 2 रुपया लेगा तो ए को 3 रुपया मिलेगा। यानी उस समय डिस्ट्रीब्यूशन कितने का होगा, 5 रुपया का होगा। उस 5 रुपया में से बी को मिलेगा 2 रुपया और ए को मिलेगा 3 रुपया। अब हमें यदि 50 रुपया को बांटना है तो हम कैसे बांटेंगे कि 5 रुपया में ए को कितना है, यदि हमें ए का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 5 रुपया में जैसे दोनों को मिला के कितना है 5 है, तो 5 में ए को कितना मिल रहा है 3, तो 50 में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 5 दाही के 50, 10 तिया 30। उसी प्रकार यदि जब 5 रुपया बट रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 2, तो 50 में कितना मिलेगा, तो 5 दाही के 50 यानी कि 10 दूनी 20। तो यदि हमें किसी भी वैल्यू को ए बी या इससे अधिक भी रेशियो हो और उसमें डिवाइड करना हो तो हम इजीली इस प्रकार कर पाएंगे। वैसे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय इस सब टाइप के क्वेश्चन को मैं वहां पे लूंगा। अभी बस एक ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूं ताकि रेशियो का जो बेसिक होता है वो आपको समझ में आ जाए। अब आइए रेशियो के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यदि ए अनुपात बी हो और इसमें हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि एक के और बी के किसी सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो वैल्यू ए अनुपात बी का होगा वही ए के और बी के का भी अनुपात होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या दिया था कि 50 रुपया को जब मैं ए और बी में 3:2 में बांट रहा था तो इसके पास कितना 30 रुपया आ रहा था ए के पास में, और बी के पास में 20 रुपया आ रहा था। अब यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस अनुपात में तो ये अनुपात कितना बन जाएगा 6 और 4 का। मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी संख्या से किसी रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 6 और 4 का। अब आप यहां पे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 6 4 10, यानी 10 में ए को कितना मिल रहा है 6, तो 50 में कितना मिलेगा 10 5 50, 6 5 30। उसी प्रकार 10 में बी को कितना मिल रहा है 4, तो 50 में कितना मिलेगा 10 5 50, 5 चौका 20। तो आपने क्या देखा कि जो वैल्यू ए को यहां मिल रहा था वहीं यहां भी मिल रहा है और जो बी को यहां मिल रहा था वहीं यहां भी मिल रहा है। यानी कि रेशियो में किसी एक नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ए बी सी डी जितना भी रेशियो हो, यदि एक साथ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी या और भी आगे कुछ दिया हो तो उसमें यदि हम के से मल्टीप्लाई कर दे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक के अनुपात बी के अनुपात सी के अनुपात डी के, ये हो जाता है। इसी तरह यदि हम किसी रेशियो में किसी खास नंबर से डिवाइड कर दे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह तो आपका प्रॉपर्टी 1 हो गया। और 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या हो गया कि यदि ए अनुपात बी दिया गया हो और इसमें हम किसी खास नंबर से डिवाइड कर दे, यानी कि एक ए बाई के अनुपात बी बाई के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो के है इसका वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो किसी भी नंबर से किसी रेशियो को डिवाइड करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे आप देख सकते हैं कि डिवाइड करने पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। अब आइए कुछ टर्म को सीखते हैं जिस पे आधारित क्वेश्चन तो अभी टीसीएस ने नहीं पूछा है या एसएससी के एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ ही रहे हैं तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहला क्या है कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी जो होता है वो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये नाम से ही क्लियर है। डुप्लीकेट का जो हिंदी होता है वो वर्गानुपात होता है। वर्गानुपात यानी अनुपात का वर्ग कर देना है। यानी यदि 2/4 का 2/3 ही मानते हैं अगर अनुपात हो और इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 2 का अनुपात 4 और 3 का अनुपात 9, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। वैसे ही अगला जो है वो है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी होता है। सब डुप्लीकेट का जो हिंदी होता है वर्गमूलानुपात। तो ये नाम से ही आपको हिंदी में तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि वर्गमूलानुपात, यानी कि इसका वर्गमूल ले लेना है। जो भी अनुपात होगा उसका वर्गमूल यदि ले लेते हैं तो सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है। यानी यदि 9/16 ये कोई रेशियो है और इसका हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या निकल के आ जाएगा √9/16, यानी कि 3/4। अब तीसरा जो है वो है ट्रिप्लीकेट रेशियो।
इसका हिंदी होता है घनानुपात। ये भी नाम से ही क्लियर है, हिंदी से तो सब नाम से ही पता चल रहा है, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात। ये है घनानुपात, यानी कि घन कर देना है। तो A/B का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा वो AQ/BQ हो जाएगा, बस उसका क्यूब कर देंगे। तो सिंपल ही है, 2/3 यदि दिया गया हो और इसका हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 2 का क्यू अपॉन 3 का क्यू, यानी कि 8/27 हो जाएगा। अगला क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। यदि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ A/B हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट का जो हिंदी होता है घन मूलानुपात। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा, जैसे ऊपर देखा था कि घनानुपात निकालना होता था तो क्या करते थे, क्यूब कर देते थे। वैसे ही यदि घन मूलानुपात निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। यानी यदि मान लो 64/27, 64 और 27 का रेशियो है, इसका हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64/27, यानी कि 4/3 हो जाएगा इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इनवर्स रेशियो ऑफ A/B। तो इनवर्स रेशियो कैसे निकालते हैं, इनवर्स तो आप जानते ही होंगे। यदि हमें किसी संख्या x का इनवर्स निकालना होता है तो क्या हो जाता है, 1/x। x के इनवर्स का मतलब होता है इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं और इसका जो मतलब होता है 1/x हो जाता है। तो वही बात यहाँ है, यदि इनवर्स रेशियो हमें A/B का निकालना है तो A को 1/A लिख देंगे और B को 1/B लिख देंगे। यदि इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, इसका यदि हमें इनवर्स रेशियो निकालना हो तो हो जाएगा 1/2/1/3। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे रेशियो को इस फॉर्म में लिखा नहीं जाता है। तो हम क्या, इसमें 2 और 3 का एलसीएम, 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो हम 6 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि रेशियो में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, संख्या नॉन जीरो होना चाहिए। अब यदि आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इसमें जब आप 6 से करोगे तो 2, यानी कि इसका जो अनुपात निकल के आ गया 3/2। यानी कि इनवर्स रेशियो 2/3 का क्या हो गया, 3/2। ऐसे एक और होता है कंपाउंड रेशियो। तो आप साथ में ये भी सीख ही लीजिए कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। देखिए कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो नाम में क्या है, कंपाउंड है, यानी ये 2 या 2 से अधिक रेशियो का ही कंपाउंड रेशियो निकलेगा। कंपाउंड का अर्थ क्या होता है, योग होता है। तो यदि हमें कंपाउंड रेशियो निकालना हो और दिया गया हो A/B, C/D, E/F, हो सकता है और भी अनुपात हो, मैंने 3 लिखा है, हो सकता है 4 हो, 5 हो, या जितने भी हो। तो इसका कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें जो भी एंटीसीडेंट है उस सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पीछे बताया था आपको एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती कौन सा हो गया, इसमें A/B का एंटीसीडेंट A हो गया, C/D का एंटीसीडेंट C हो गया और E/F का एंटीसीडेंट E हो गया। यानी सारे पूर्ववर्ती को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे तो A गुने C गुने E, और अनुपात किसके साथ हो जाएगा, जो कंसिक्वेंट है यानी जो अनुवर्ती है, B गुने D गुने F। तो नीचे आ जाएगा B गुने D गुने F। तो कंपाउंड रेशियो A/B, C/D और E/F का क्या हो गया, ACE/BDF। ACE को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे BDF को मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किया मैंने यहाँ पे, जो एंटीसीडेंट था उस सबको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा और जो कंसिक्वेंट था B, D और F उसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। जैसे यदि मान लो 2/3, 4/7 और 9/4 का हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो इसका जो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंटीसीडेंट यानी 2 गुने 4 गुने 9 बटा में 3 गुने 7 गुने 4। यदि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, 4 से 4 को काट दो तो बच कितना गया, तो 2/3 6/7। अब आइए देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक रेशियो को जब इकट्ठे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा मेथड मैं यूज करता हूं क्वेश्चन को करने के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करता हूं। पहले आप सीख लीजिए, सीखना तीनों मेथड जरूरी है क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी मेथड पे बन जाए, किसी मेथड से उसमें समय लगे। जैसे मान लीजिए यदि A/B का मान दिया गया है 3/5 और B/C का वैल्यू दिया गया है
2:7। अब यहाँ से यदि हमें फाइंड करना है A/B/C, तो इसे पहले देखते हैं पहला मेथड कि इसे हम कैसे करेंगे। इसमें क्या है कि इसमें हम इक्वल करेंगे, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, लेकिन यदि आप यहाँ पे देखें तो B का मान कितना है 5 है, और यहाँ पे देखें तो B का मान कितना है 2 है, लेकिन यही B यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम पहले क्या करेंगे, B को इक्वल करेंगे। B को इक्वल करने के लिए इस 5 और इस 2 को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे बनेगा, यानी कि यदि हम इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे और इस 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा। और मैंने पीछे बताया था कि किसी भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पहले वाले रेशियो में इस 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशियो में इस 5 से मल्टीप्लाई। तो अब आपका क्या बन के आ गया, 2/6 अनुपात 5×2 = 10 अनुपात, और ये 5 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5×2 = 10, जो कि B का अनुपात मैंने यहाँ से ही लिख दिया है। अब ये 5 7 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 35। तो ABC का रेशियो कितना निकल के आ गया 6, 10 और 35। ये तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। अब आइए देखते हैं दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यदि इसमें लेकिन ये जरूरी है कि AB के बाद BC दिया हो, ऐसा नहीं कि AB हो और उसके बाद CD हो, मतलब B गायब हो, तो फिर मैं इस जो अभी बताने जा रहा हूं इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है, इसमें ABC इसे लिख लेंगे। AB का वैल्यू कितना है 3:5। इसके बाद B और C का वैल्यू कितना है 2:7। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो भी जगह खाली बच गया, यानी 5 से इधर खाली है तो 5 से इधर खाली है तो इस 5 को लिख देंगे यहाँ पे। इसे मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। क्या है, 5 के इधर का जगह खाली है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और 2 से इधर का जगह खाली है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब बस मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे लिख देंगे, यानी 5 में 7 से मल्टीप्लाई हो गया 35, 5 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, और 3 में 2 से हो गया तो 6, यानी 6, 10 और 35 A, B और C का अनुपात आ गया। ये तो क्वेश्चन छोटा है तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन जैसे A, B, C, D, E इस टाइप से क्वेश्चन आने लगता है 4-5 वेरिएबल में, 4-5 रेशियो में, तो वहाँ पे मेथड काफ़ी कारगर हो जाता है। अब आइए तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। तीसरा मेथड में क्या करना होता है, जैसे A/B का वैल्यू दिया गया है 3:5 और B/C क्या है 2:7। इसमें हमें देखना है कि पहले A निकालना है, हमें निकालना क्या है A/B/C। तो पहले A देखेंगे, A यहाँ पे है और कहीं भी A नहीं है, तो यहाँ से सीधे नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे A है उससे सीधे नीचे, यानी यहाँ से नीचे आएंगे मल्टीप्लाई करते हुए। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 6। अब देखना है B कहाँ पे है, तो B एक यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो इसमें B कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ B है और यहाँ जहाँ B है, तो 5 और 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 10। अब C देखना है, तो C कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ यहाँ से नहीं, आना ऊपर से ही है, तो ऊपर से जब यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35। तो यहाँ से कितना आ गया 6, 10, 35 का अनुपात, यहाँ भी 6, 10, 35 का अनुपात, यहाँ भी 6, 10, 35। मेथड चाहे आप जो भी लगा लो, आंसर तो वही आना है। ये तो था कि यदि ABC में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे यदि हमें ABCD यदि 4 टर्म दे दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे, और 4 से अधिक भी दिया जाता है तो कैसे निकालेंगे। अभी हो सकता है आपको पहला इसमें थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन जैसे जैसे आप 2-3 क्वेश्चन अभी मैं और बताऊंगा, उसके बाद आपको एक तीनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तीनों तरीका है, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीका से करते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि उसमें B के रेशियो को इक्वल करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा। वहीं यदि आप इसको दूसरे या तीसरे तरीका से करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। मैं वैसे तीनों तरीका यहाँ पे बताता हूँ आपको। यदि हमें पहले वाले मेथड से करना है तो उसमें क्या करते हैं, B को इक्वल करेंगे, यहाँ पे जो टर्म दोनों में कॉमन हो उसको इक्वल करेंगे। यहाँ B है, यहाँ भी B है, तो इसे इक्वल करेंगे। यहाँ पे B का मान 4 है, यहाँ पे B का मान 5 है, यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 5 से, और इस नीचे वाले में ऊपर वाले के B से, यानी 4 से। ओवरऑल करते क्या है, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20, और उसी 20 को बनाने का कोशिश करते हैं। जब 4 को 20 बनाना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 को 20 बनाना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो यदि अब ऊपर वाले में 5 से और नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहां से हमें ए, बी और सी का रेशियो पता चल जाएगा। वो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, और यहां से 4 में 5 से होगा तो 4 पंचे 20, बी तो हमें पता चल गया, और 4 सत्ते 28, यानी ए बी सी का अनुपात ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि अब क्या कॉमन है। ये तो हमें ए बी और सी का अनुपात पता है, नीचे सी और डी का अनुपात पता है। तो जो सी का वैल्यू है यहां पे 8 और जो सी का यहां पे है 28। अब इस दोनों को इक्वल बनाने का कोशिश करेंगे। यहां पे 8 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56। तो अब हम कोशिश करेंगे इस दोनों को 56 बनाने का। 56 बनाने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहां सी का वैल्यू 28 था, यहां सी का वैल्यू 8 था, हमें दोनों को इक्वल बनाना था। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 28 और 8 का 56। और हम 56 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 56 बनाने के लिए पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब ऊपर में 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी और डी ये निकालना है, यानी ए 15 दूनी 30 अनुपात बी 20 दूनी 40 अनुपात सी 28 दूनी 56। और अब जब 7 में 8 से होगा तो 7 8 56, सी का वैल्यू तो यहां से भी वही है। अब 9 7 63, यानी डी का वैल्यू कितना हो गया, 63। तो ये आ गया आपका ए बी सी और डी का मान। वैसे क्वेश्चन में हमें ए और डी का वैल्यू ही सिर्फ बताना था। तो ए और डी का अनुपात यदि आप लिखना चाहेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 30 अनुपात 63, यानी 3 दाही के 30 और 3 से 21, 10 अनुपात 21। ये हो गया ए और डी का अनुपात। अब आप देखिए, यदि आप इस क्वेश्चन को सेकेंड और थर्ड मेथड से करते हैं तो कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। यहां पे आपको बी सी डी सब निकालने का जरूरत पड़ा है, जबकि वहां पे सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ए और डी आप एक साथ एक ही बार में निकाल पाएंगे। आइए आपको मैं बताता हूं कि इसमें सेकेंड मेथड कैसे यूज करेंगे। दूसरे में मैंने क्या बताया था आपको कि जो दिया गया वैसे लिख दीजिए, ए और बी, ए बी सी डी हमने लिख दिया, ए बी सी डी हमें निकालना है। ए बी का मान कितना है, 3 4, बी सी का मान कितना है, 5 अनुपात 7। मैंने एक चीज और बताया था कि यह मेथड तभी यूज होगा जब ए बी के बाद बी सी सी डी इस तरीके से दिया हो। यदि बी सी ना दिया हो, सी बी भी दिया हो, तो हम उसको उलट देंगे तो बी और सी का बन जाएगा। लेकिन यह है कि ए बी के बाद बी का वैल्यू होना चाहिए, तभी ये मेथड लगता है। अब सी डी का मान कितना है, 8 अनुपात 9। अब देखिए क्या करना होता है इसमें, हमने बताया था पीछे आपको कि यहां पे देखिए 3 और 4 के इधर जो भी खाली स्थान है सब में 4 को ही लिखेंगे। यानी 3 तो यहां पे है, 4 इधर है, 4 से आगे जो भी है सब में 4, यानी यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। अब ये अनुपात कितना, 5 और 7 का है, तो 5 से इधर जो भी है उसमें 5 को लिखेंगे, इसको रिपीट करेंगे, और इससे इधर जो भी है उसमें इस 7 को रिपीट करेंगे, 7 को रिपीट करेंगे। वैसे ही ये 8 अनुपात 9 है सी और डी का, तो 8 से इधर का बॉक्स खाली है, तो जब इसमें लिखना होगा तो हम यहां भी 8 को लिखेंगे और यहां भी 8 को लिखेंगे। अब आप देख लीजिए ए बी सी डी, यदि आपको चारों वैल्यू निकालना है तो चारों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यदि चारों को नहीं निकालना है, सिर्फ ए और डी को निकालना है, तो हम सिर्फ ए और डी वाले टर्म को ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 3 से 3 तिहाई 9, उसके बाद 4 से 4 दूनी 8, यानी 5 दूनी 10 और 7 तिरी 21। तो ए और डी का रेशियो कितना निकल के आ गया, 10 अनुपात 21, जो कि इजीली फाइंड हो गया यहां से। अब इसे हम तीसरे मेथड से भी करेंगे कि तीसरे मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है यदि 2 से ज्यादा वेरिएबल दिया गया हो। वैसे तीसरा मेथड भी सही है, पहला मेथड तभी यूजफुल है जब दो का रेशियो फाइंड करना हो। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीका से सीखते हैं। तीसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, 3 और 5 4 का। बी और सी का कितना दिया गया है, 5 और 7 का। और सी और डी का अनुपात कितना दिया गया है, 8 और 9 का। अब यहां से हमें निकालना है ए बी सी डी। हम यहां पे चारों निकाल के बता दे रहे हैं, उसके बाद यदि आपको ए और डी निकालना है वो भी बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट ए और डी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैंने पीछे आपको बताया था कि यदि हमें ए का वैल्यू निकालना है तो हम ए को देखेंगे, ए कहाँ पे, यहाँ है, यानी रेशियो में ए यहाँ पे है, बाकी ए और कहीं भी नहीं है। तो हम यहाँ से सीधे नीचे आ जाएंगे, यानी ए से नीचे आएंगे तो ए बी सी, ए वाला जो दिख रहा है आपको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से सीधे नीचे आएंगे और मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएंगे, यानी 3 × 5 = 15 और 8 = 120,
किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ए से सीधे नीचे आ गए तो 3 × 5 = 15 × 8 = 120, ये हो गया ए अनुपात। अब हमें बी निकालना है। बी कहाँ है, यहाँ पे है, और बी यहाँ पे है। यहाँ पे कहाँ है रेशियो में, बी यहाँ है और यहाँ है, तो बी निकालना है तो पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, उसके बाद अब बी नहीं है तो सीधे यहाँ से नीचे आ जाएंगे। वैसे यहाँ से 4 × 5 = 20 और अब नहीं है तो सीधे नीचे आएंगे तो 20 × 8 = 160। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब निकालना है सी। तो सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे 7 है 8 है ऊपर, तो लेकिन आना हमें ऊपर से ही है, तो पहले ऊपर से यहाँ पे आएंगे 7 के पास में जहाँ पे सी है, और वहाँ से जो नीचे सी है यानी यहाँ से ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तो 4 × 7 = 28 और 28 में 8 से गुना हो जाएगा, तो ये सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 × 8। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा टर्म बाद में कट जाएगा, इसमें से बहुत सारा फैक्टर ऐसा होगा जो कट जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी तो कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो क्या करना होगा, ऊपर से सीधे नीचे की तरफ आ जाना होगा, क्योंकि आना हमें यहीं से पड़ता है। तो 4 से नीचे की तरफ आएंगे तो यानी 4 × 7 = 28 × 9, ये हो गया आपका डी का, यानी ए बी सी डी का अनुपात यहां से निकल के आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए और डी का करना है, तो हम सिर्फ ए और डी ले लेते हैं। यहां से ए अनुपात डी कितना आ गया, 120 अनुपात 28 × 9, 3 × 3 = 9, 3 से 40, 4 से 10 और 4 से 7, यानी कि 10 और 21, ए अनुपात हो गया ए और डी का। वैसे इसे मैं एक बार और आपको बता देता हूं, हो सकता है बहुत को कंफ्यूजन हो। मैंने क्या किया है, यदि हमें ए का वैल्यू निकालना है तो ए को देखेंगे और वहां से सीधे नीचे की तरफ आ जाएंगे तो हमें ए का वैल्यू पता चल जाएगा। अब जब बी निकालना है तो बी को देखेंगे और कहां पे बी है, यहां पे है, तो पहले बी से बी के पास आएंगे, उसके बाद अब बी नहीं है तो सीधे नीचे आना है। अब हमें सी निकालना है, तो सी ऊपर नहीं है लेकिन लेना ऊपर से ही है, ऊपर से आएंगे सी के पास में, और अब सी कहाँ है, यहाँ पे है, और अब नीचे आ जाएंगे, तो ये हो गया सी का वैल्यू। अब जब डी का वैल्यू निकालना था तो डी कहीं नहीं था, सिर्फ लास्ट में था, तो ऊपर से शुरू करेंगे और डी के पास में आ जाएंगे, तो ये हो गया डी का वैल्यू। तो इस प्रकार ए बी सी डी को हम एक लाइन में भी निकाल सकते हैं। ये था आपका तीसरा तरीका। वैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं जिसमें ए बी सी डी ई तक है, इसे मैं पहले मेथड से, पहला जो मैंने बताया था तरीका उससे नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे काफी लंबा हो जाएगा। मैं दूसरा और तीसरा मैं जो तरीका बताया था उसका उपयोग करना यहाँ पे बताता हूँ। वैसे भी जैसे ही 2 से अधिक रेशियो आ जाता है और उसे इकट्ठा करना हो, एक साथ लिखना हो, तो हम दूसरा और तीसरा मेथड का ही उपयोग करते हैं और वही ज़्यादा कारगर भी है। तो पहले मैं जो दूसरा तरीका आपको बताया था उसे बताता हूँ। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जितने भी टर्म दिया गया हो सबको एक लिख देंगे, ए बी सी डी ई, मैंने लिख दिया। अब ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, 1 और 2, 1 और 2 का अनुपात था ए और बी में, बी और सी में अनुपात कितना है, 3 और 4 का अनुपात है बी और सी में। सी और डी में कितना है, 6 और 9 का अनुपात है सी और डी में। डी और ई में है 12 और 6 का अनुपात है डी और ई में। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो भी जगह ब्लैंक बच गया, अब उसमें हमें क्या पुट करना है, जो उसके नियर का वैल्यू है, यानी कि 1:2 में ए बी है तो इसके आगे जो भी है उस सब में 2 डालेंगे, तो सी के जगह पे 2, डी के जगह पे 2 और ई के जगह पे 2। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले लाइन में बी का वैल्यू 3 है, सी के जगह पे 4 का अनुपात है, तो इससे पहले जो जगह खाली होगा उसमें 3 आएगा, इसके बाद जो जगह होगा उसमें 4 आएगा। वैसे ही तीसरा अनुपात क्या है, 6 और 9 का है, तो इससे पहले जो होगा उसमें 6 आएगा और इसके बाद जो होगा उसमें 9 आए। अब यहां पे 12 और 6 का अनुपात है, तो इससे पहले सब में क्या डालेंगे, 12। अब यहां से आपको जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है, सपोज कीजिए यदि हमें ए और ई का वैल्यू फाइंड करना होता तो हम इस सब को नहीं लिखते, सिर्फ ए को और ई को ले लेंगे और इसके वैल्यू निकाल देंगे। यदि ए से डी का निकालना है तो ए और डी के साथ निकाल देंगे, लेकिन यदि हमें ए बी सी डी सब का निकालना है तो हम देखते हैं सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहां पे क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, या तो आप सबको मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, या यहां पे जो जो टर्म सब में कॉमन है और कटने वाला है तो उसे काट ही देते हैं यहां पे। तो क्या है कि 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और 3 दूनी 6, 2 बार में ये भी कट गया, 3 से 3 बार में ये भी कट गया,
और 3 से 3 बार में यहाँ कट गया। उसके बाद 6 यहाँ पे है और 6 इसमें भी दिख रहा है, 6 इसमें भी है, उसमें भी है। 6 से 6 कट गया, ये 6 से 2 बार में कट गया, यहाँ पे 6 से 2 बार में कट गया और ये 6 कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 है, 4 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, यानी 4 सब में दिख रहा है। तो 4 तिहाई 12, इसके बाद 4 तिहाई 12, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब कितना बच गया यहाँ पे, यानी ए के जगह पे 3 बच गया। बी वाले में क्या बचा है, 3 और 2, 3 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। और सी में कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, सी में कितना हो गया 8। डी में देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, तो डी में क्या हो गया 12। ई में कितना है 3 दूनी 6, यानी ए बी सी डी ई का वैल्यू कितना हो गया 3:6:8:12:6। ये हो गया आपका ए बी सी डी ई का। ये आपको मैंने बताया, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था इससे करने का, उससे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो तीसरा मेथड था उससे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए अब देखते हैं इसे, जो तीसरा मेथड है उससे कैसे करेंगे। तीसरा मेथड में मैंने क्या बताया था कि हमें ए को देखना, अगर ए का वैल्यू निकालना है तो पहले ए को देखेंगे, यहीं पे निकाल देते हैं। यदि हमें ए का वैल्यू निकालना है तो ए को देखेंगे और ए और कहीं भी नहीं है तो यहां से सीधे मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आ जाएंगे, यानी यहां पे मल्टीप्लाई करते हुए नीचे, यानी 1 3 6 और 12 इस सब का मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे। जब हमें बी निकालना होगा तो कैसे करेंगे, बी से बी के पास में जाएंगे, बी यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बी कहीं भी नहीं है। अब जब सी का निकालना है तो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ऊपर से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और अब सी कहीं नहीं है तो वहाँ से सीधे नीचे मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएंगे। जब डी निकालना होगा तो डी कहाँ पे है, डी सिर्फ यहाँ पे है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ तक आएंगे और उसके बाद डी यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे करके फिर नीचे आ जाएंगे। जब ई निकालना होगा तो ई सिर्फ लास्ट में है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करते हुए नीचे। यदि आपको समझ में आ गया हो ये वाला तो इसे सोल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैंने सेम टाइप पे 2-3 क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद से। वैसे एक बार और मैं इसे समझा देता हूँ कि हमें करना कैसे है। हमें ए को देखना है, ए कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए सीधे नीचे आ जाना, क्योंकि एक कहीं और नहीं है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आ जाएंगे। बी को देखेंगे, बी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके बाद बी नहीं है, तो यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को। उसके बाद अब नहीं है तो बाकी के टर्म के साथ, जो नीचे जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सी देखना है, सी यहाँ है, तो ऊपर से यहाँ आएंगे पहले, उसके बाद यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब डी देखना है, तो डी यहाँ है, तो यहाँ तक सीधे आएंगे, उसके बाद ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएंगे। अब ई देखना है, तो ई सिर्फ लास्ट में है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आ जाएंगे और वैल्यू लिख देंगे। अब तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर आपको ए बी सी डी ई का निकल के आता है। आज के वीडियो में हम लोग रेशियो को जाने हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को समझे हैं। अब अगले दिन से रेशियो पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन टीसीएस ने पूछा है, 2018 सीपीओ का एग्जाम से टीसीएस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, और तब से जो भी क्वेश्चन पूछा है उसे सॉल्व करेंगे। और भी जो, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैंने उसे 6 टाइप में डिवाइड किया है और 6 प्रत्येक टाइप को करेंगे, और प्रत्येक टाइप के साथ जो भी उसका कॉन्सेप्ट होता है वहीं पे मैं डिस्कस कर दूंगा। ये तो बेसिक था रेशियो का। इसके बाद जब समानुपात आएगा यानी प्रोपोर्शन, तब उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो कल रेशियो पे जो भी बेसिक क्वेश्चन बन सकता है उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन के थ्योरी और क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार जो 6 टाइप मैंने बताया और पूरे रेशियो को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बता तो आपको रहा हूँ टीसीएस के पैटर्न पे, लेकिन मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ कि पीछे का भी कोई क्वेश्चन ना छूटे, जो पीछे भी पूछा गया है। हो सकता है जैसे ही टीसीएस का जो क्वेश्चन है वो सारा खत्म हो जाएगा तो मैं अंत में 1-2 क्लास लगा के आपका जो पीछे का एक आध क्वेश्चन बच जाएगा जो टीसीएस के पैटर्न से अलग हो, तो मैं उसे सोल्व करवा दूंगा। इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले दिन फिर से एक नए वीडियो में।